Hello and welcome to Quest of Purpose and to our show Humans with Purpose. Today, in our second episode, we are meeting a young lady who has dedicated her life towards helping girls from Mumbai slum get educated. In today's episode, we are meeting Aarti Naik, who runs a social initiative, Sakhi for Girls Education. But before we begin, let me take this opportunity to tell you about Quest of Purpose and its Humans with Purpose initiative. So, Quest of Purpose, my friends, is a platform that helps people find their purpose in life through very thoughtfully curated content and training initiatives. While our show Humans with Purpose is actually meeting those individuals who have discovered their purpose in life and are helping to make our world a better place to live. So, without further ado, let's hear from our today's guest, Aarti Naik, and everything about Sakhi for Girls Education. So, Aarti, welcome to our show. So, आज हम जानना चाहेंगे कि आरती नायक कौन है और उनकी स्टोरी क्या है. So, please, Aarti. Yeah. First of all, thank you so much, sir. This is very big platform for me also and Sakhi also. So my name is Aarti Naik and I am change maker. And in 2008 I started Sakhi for Girls Education. I am living in slum area. Why I am starting Sakhi? Because मेरा जन्म एक स्लम एरिया में हुआ है. मेरे मम्मी पापा एजुकेटेड नहीं है. मेरे पिताजी 5th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं. मम्मी ने तो कभी स्कूल भी नहीं देखा है. सो हम 2 बहनें और एक भाई था मेरा जो रिसेंटली गुजर गया है. उस टाइम हम लोग हमारा इतना कैपेसिटी नहीं था पढ़ाई करने के लिए. सो वी वेंट बीएमसी स्कूल. और अगर हम लोग बात करें कि एक 16-17 साल पहले मेरा अनुभव है कि जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो हम लोग 80 स्टूडेंट और एक टीचर पढ़ाने के लिए होती थी. और हम लोग का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम लोग टीचर को बोले कि हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है. सो मेरा बेस पक्का नहीं था. एक्चुअली मुझे 7th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश भी पढ़ने के लिए नहीं आते थे बिकॉज पुअर क्वालिटी एजुकेशन. सो दैट्स व्हाई 10th स्टैंडर्ड में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की जरूरत लगेगी क्योंकि आई डोंट सॉल्व एनी मैथ्स एक्टिविटी मुझे क्योंकि मेरा पूरा पढ़ाई मराठी मीडियम में हुआ है. So I just told my father कि I want to join some private classes. But मेरे पापा का जॉब जब हमारा जन्म हुआ तभी छूट गया था. और हमारा एक छोटा सा जगह है वो रेंट से ही हम लोग का 5 जन का गुजारा चल रहा था. तो उस टाइम पापा के पास पैसे नहीं थे 5,000 6,000 10वीं का प्राइवेट कोचिंग क्लासेस लगाने के लिए. और कोई नहीं आ रहा था. नो वन टू कम एंड सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन एंड मी ऑल्सो. और मेरी बहन भी ड्रॉप आउट हो गई थी तो वो भी फेल हो गए थे. मेरे भाई भी फेल हो गए थे. मैं भी फेल हो गई थी बिकॉज नो क्वालिटी एजुकेशन. और दूसरा ये कि बेसिक अगर आपका एक बिल्डिंग का अगर बेस मजबूत नहीं हो तो बिल्डिंग कभी भी खड़ी नहीं रह सकती, वो गिर सकती है. ऐसे ही हमारा एजुकेशन है. अगर हम लोग का बेस मजबूत नहीं है तो हम लोग कभी आगे नहीं जा सकते. हम लोग वैसे के वैसे ही गिर के हम लोग ऐसे ही बैठ सकते हैं. तो फिर उस दौरान ऐसे हुआ कि मैं फेल हो गई 10th स्टैंडर्ड में. आई वॉज फेल इन 10th स्टैंडर्ड एंड देन आई वॉज ड्रॉप आउट बिकॉज मुझे बहुत मन में लग रहा था कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, पैसे सेविंग करने चाहिए अपने पढ़ाई के लिए. एक कंटिन्यू सेविंग होने के बाद मेरा एक कंटिन्यू कॉलेज हो जाना चाहिए क्योंकि मम्मी पापा भाई बहन ये मतलब इतना कुछ नहीं हो रहा था उस टाइम. पिताजी की जिम्मेदारी इतनी थी लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे थे. और मेरा ये एक टैलेंट है कि मैं 4th स्टैंडर्ड से ही एज ए लीडरशिप मैंने बहुत उस टाइम से स्टार्ट की है क्योंकि मैंने स्काउट किया था, गाइड किया था. देन मैं एनसीसी मैंने ज्वाइन किया था, मैं कैप्टन रह चुकी थी. तो एक लीडरशिप था मन में कहा तो, लेकिन वो बाहर आने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था. सो देन अभी मुझे काम करना है, पैसे का जमा करने हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ क्योंकि 10th फेल और पिताजी बोल रहे थे कि लड़कियों को काम नहीं करना है, घर के बाहर नहीं जाना है.
ये सिचुएशन में हमारी कम्युनिटी की कुछ महिलाएं नेकलेस बनाने का काम लाती थी, बैंगल्स बनाने का काम लाती थी। तो नेकलेस बनाने के काम में थोड़ा पैसा ज्यादा मिल रहा था उस टाइम। सो फ्रेंडशिप बैंड जो हम लोग फ्रेंडशिप डे पे यूज करते हैं, तो फ्रेंडशिप बैंड से हम लोग सिलाई करके हम लोग हार नेकलेस बनाते थे, हार बनाते थे। और वो एक हार बनाने के लिए मतलब करीब स्टार्टिंग में 1 से 1.5 घंटा लगता था, और वो एक हार के पीछे मुझे 2 रुपए मिलते थे। तो ऐसे एवरी डे आई वाज अर्न ओनली 9 रुपीस। तो ऐसे 3 इयर्स आई वाज मेकिंग नेकलेस, एंड आफ्टर 4 इयर्स एक मैंने खुद का अकाउंट फर्स्ट टाइम मैं बैंक में गई। फिर उसके बाद मेरा अकाउंट शुरू किया, जितने पैसे डाले उसमें मैंने सब सेविंग में किए। पापा भी एवरी डे 10 रुपीज देते थे, वो भी मैंने सेविंग करके गल्ला बना के सब मैंने सेविंग किया। और दूसरा ये मेरा ये कि मैं कभी चौल से बाहर कभी नहीं गई थी, मतलब चौल और मेरा स्कूल, इसके अलावा मुझे फ्रेंडशिप पता नहीं था, मुझे पिकनिक पता नहीं था, मुझे मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन क्या होता है, क्योंकि जन्म से लेके मेरा 13 एज तक कभी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हुआ, तो मेरा कोई मतलब मुझे अनुभव ही नहीं था कि कैसे ये सब कुछ स्टार्ट करना है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं तो पास हो गई अच्छे मार्क्स से 10th में। और मैं मुलुंड में रहती हूँ, तो मैंने घाटकोपर में एसएनडीटी कॉलेज में एडमिशन लिया। तो फर्स्ट टाइम लाइफ का ऐसा हुआ कि मैं मेरे घर से स्टेशन तक मैं जाने लगी, स्टेशन से घाटकोपर जाने लगी, घाटकोपर में वहां पे मैं कॉलेज अटेंड करने लगी। मुझे बहुत माहौल अच्छा लगा कि अरे मैं पास हो गई, मैंने कॉलेज देखा है, कॉलेज की लाइफ में देख रही हूँ। और वहाँ पे मुझे, क्योंकि मेरा थोड़ा वॉइस अच्छा है और मेरे हैंडराइटिंग अच्छी है, लाउड वॉइस है, तो टीचर मुझे सीआर जो रहते हैं और मुझे जीएस बनाने के लिए भी लगे। तो उस टाइम लगा कि ऐसे मेरे साथ में जितनी लड़कियां ड्रॉप आउट होके डोमेस्टिक वर्क कर रहे हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए, उनको वो भी पास हो सकते हैं, मैं उनको हेल्प करूंगी। मैं उनको बोलूंगी कि मैं पास हुई, तो आपको भी आपका कॉलेज लाइफ जीना चाहिए, और कॉलेज लाइफ से हम लोग को हमारा जो फ्यूचर लाइफ है वो हम लोग बना सकते हैं अच्छे से। तो 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद मैंने बहुत फ्रेंड्स लोग को बोला कि मुझे लड़कियों के लिए, हमारे चौल की लड़कियों के लिए कुछ तो करना है, लेकिन क्या करना है नो आइडिया, बिकॉज मैं ही बहुत ही मतलब नया था ये मेरे लिए। तो मेरी कजन, मेरी सिस्टर है कजन, उन्होंने अशोका यूथ वेंचर के बारे में बताया। फर्स्ट टाइम मैं धारावी में गई, वो महाराष्ट्र नेचर पार्क में, वो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। वर्कशॉप अटेंड करने के लिए 50 लोग आए थे अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर। मेरा इशू था कि लड़कियों को पढ़ाना है, लेकिन पता नहीं था कि हाउ, कैसे करना है, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है, ना टीचिंग पता है, ना कुछ प्लानिंग, ना टाइम मैनेजमेंट, कुछ भी पता नहीं था। तो वो वर्कशॉप मैंने अटेंड किए। वो वर्कशॉप से मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे एक आइडेंटिटी मिली, चेंज मेकर। ये मेरे लिए बहुत मेरे लाइफ में बदलाव आया। अशोका की वजह से मेरी लाइफ की फर्स्ट पिकनिक चेन्नई थी, जिसमें मैं अशोका यूथ वेंचर, मतलब हम लोग 55 लोग एक साथ चेन्नई गए थे इंटर्नशिप के लिए। सेकंड पिकनिक मेरा करजत था, फिर बैंगलोर था। फिर ऐसे ऐसे अनुभव आते गए, और मैंने 2008 13 अगस्त को मैंने सखी फॉर गर्ल्स एजुकेशन, सखी मतलब फीमेल फ्रेंड्स, मतलब मेरे लाइफ में कोई फ्रेंड्स नहीं थी, इसके लिए मेरे इतने साल बर्बाद हो गए पढ़ाई की। और तो मेरा ये मानना था कि अ, तभी मुझे पता चला कि संस्था वगैरह शुरू करना पड़ता है एक्चुअली। हम लोग पढ़ा, मेरे दिमाग में इतना ही था कि पढ़ाना है, लेकिन संस्थाएं होती है, हम लोग को फंडिंग मिलती है, ये मुझे 4 साल लगे समझने के लिए। फिर आहिस्ते आहिस्ते मैंने, मेरे कम्युनिटी के बहुत सारे लड़कियां थी, बड़ी लड़कियों से बात की कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप ये पास हो सकते हैं, आप कॉलेज में जा सकते हैं। लेकिन जो लड़कियां फेल हो गई ना, उनको समझाना मेरे लिए बहुत चैलेंजेस बन रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये बड़ी लड़कियां नहीं मान रही है, तो हम लोग, मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर हम लोग छोटी बच्चियों के साथ ही काम शुरू करें, उनका बेस
स्टार्टिंग से ही हम लोग एक मजबूत करें तो वो ड्रॉप आउट कभी नहीं होगी, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड की लड़कियों को अल्फाबेट भी पढ़ने के लिए नहीं आता है, ये प्रॉब्लम है हमारा। तो 10th स्टैंडर्ड में तो डेफिनेटली वो ड्रॉप आउट ही होंगी, क्योंकि अगर पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है तो आप बोर्ड का एग्जाम कैसे देंगे, जैसे मेरे साथ हुआ। तो मैंने सोचा कि अभी जो छोटी लड़कियां हैं 1st to 9th स्टैंडर्ड की, उन लड़कियों को हम लोग बेसिक पढ़ाएं। तो वो वर्कशॉप में मैंने थोड़ा सीखा, 25% मैंने सीखा कि खुद की पढ़ाई, लड़कियों को पढ़ाई, और एक लीडरशिप बोलते हैं ना, कि एक काम शुरू करना है तो खुद में भी एक लीडर होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। तो ये अशोका से मुझे सीखने के लिए मिला। फिर 5 लड़कियों से स्टार्ट हुआ सखी की शुरुआत, और स्टार्टिंग में आने के लिए लड़कियां नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स लोग का ये थिंकिंग था कि लड़कियां स्कूल में जा रही है तो बस हो गया, क्यों दूसरा कोचिंग क्लासेस करना। तो फिर मेरे ही जहाँ मेरा एरिया है वहाँ पे मैंने 5 लड़कियों को लिया, और वो 5 लड़कियों को ABCD 1 2 3 कुछ भी नहीं आ रहा था। तो इन लोग को 1 साल मैंने बेस पक्का किया, और साथ-साथ मैंने उनकी लाइफ स्किल ट्रेनिंग भी शुरू की है, कि ये लड़कियाँ बोले, क्योंकि हम लोग, मैंने कभी लाइफ में कभी बोली, मतलब मैं खुद नहीं बोल रही थी। ऐसे एनवायरनमेंट रहता है कि हम लोग माँ-बाप को भी अपनी जो मन की बातें हम लोग बता नहीं सकते, और टीचर को तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे एक टीचर नहीं बनना था, एक दीदी बनना था, एक ऐसी दीदी बनना है कि जिससे लड़कियां खुल के बात करें, और उनका जो भी लाइफ का सपना है वो मुझे शेयर करे, ताकि मैं उनकी पेरेंट्स तक पहुंचाऊं। तो ये 5 लड़कियों ने 1 साल अच्छी तरह से पढ़ाई की, और ये लड़कियां एक्चुअली जो सीख रहे हैं वो स्कूल में भी सिखाने लगी, ये कॉन्फिडेंस उसमें आया। फिर मैंने एक रोड शो किया जिसमें ये लड़कियों को मैंने स्टेज पे बोलने के लिए बोला कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है, आप कैसे परसेंट से पास हो गए। तो आहिस्ते आहिस्ते लड़कियों को लगा कि अरे ये 5 लड़कियां तो कभी हमारे पास आई भी नहीं, बोली भी नहीं, तो ये लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं। तो फिर ऐसे सखी की स्टार्ट हो गई, मतलब 5 लड़कियां आने लगी, फिर 10 लड़कियां। अभी इसमें चैलेंजेस ये था सर कि मेरे पास कोई स्टाफ नहीं था, मुझे पता नहीं था हाउ टू कनेक्ट पीपल, नेटवर्किंग कैसे करना है, फंड रेजिंग कैसे करना है, क्योंकि संस्था को मुझे रजिस्टर करने के लिए एक 4 से 5 साल लगे। फिर अशोका यूथ वेंचर से ही जो भी डोनर मिलते थे वैसे ही मैंने मेरा काम चालू रखा। मुझे 8 साल कोई सपोर्ट नहीं था, ओनली वन वुमन शो। मैं लड़कियों को पढ़ाती थी, मैं उनके लिए जो गूगल, ये बहुत बड़ा माध्यम है हमारे ये लाइफ में अभी, तो गूगल से मैं कैसे लड़कियों को पढ़ाऊँ ये फाइंड आउट करती थी। और मेरे पास कोई रूम नहीं था तो मेरे घर पे ही मैं लड़कियों को लेके पढ़ाती थी। फिर मैं इस दौरान बहुत सारे मतलब फेलोशिप मुझे मिले। मैं अपने खुद को भी डेवलप करने के लिए मुझे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिले। मुझे मेक अ डिफरेंस करके एक प्रोग्राम था हांगकांग में, मैं वहाँ पे गई। 1200 चेंज मेकर से मिलना हुआ, कैसे काम कर रहे हैं। बहुत सारे कॉन्फिडेंस, बहुत सारे सीखने को मिला, और यहाँ पे मैं सब स्प्रेड कर रही थी। तो ऐसे करके करके फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। मतलब लड़कियों के पास बुक्स नहीं है तो मैंने गर्ल्स बुक बैंक शुरू किया, जिसमें लड़कियों को मोटिवेशनल स्टोरी मिले पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल के अलावा कोई बुक्स नहीं रहती तो रीडिंग हैबिट्स हमारी बढ़ती नहीं है। तो मैंने वो शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद बुक्स बांटने के लिए जाती थी, और लड़कियां जुड़ जाए ये मैं मतलब वो इतना मैं ट्राई कर रही थी उस टाइम। और उस टाइम पार्ट टाइम जॉब करके जितना पैसा आता था, थोड़ा पैसा मैं स्टेशनरी में लगाती थी लड़कियों को। और ऐसे करते करते फिर जब सखी का वेबसाइट बन गया, बहुत सारे लोग डोनेशन करने लगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते, और फिर 5 लड़कियां, 10 लड़कियां, 15 लड़कियां, और एक कम्युनिटी में भी चेंजेस आने लगा। फिर ऐसे हुआ कि जो माँ बाप सिर्फ अपने 2 टाइम का खाना मिलना चाहिए इसके लिए वो कमा रहे थे,
लेकिन आज वो ये सोच रहे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। उनके पढ़ाई के लिए वो अभी लोन निकाल रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सोच बदली है। पहले ऐसे नहीं था, अगर लड़की फेल हो गई तो चलो हमारे साथ घर पे डोमेस्टिक वर्क का काम करो या अर्ली मैरिज करो, ये सब था। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और दूसरा है कि जब 8 साल के बाद मुझे रिलायंस फाउंडेशन का सपोर्ट मिला, तो और भी मेरी लाइफ चेंज हो गई। क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन बहुत ग्रेट, मतलब मैं तो बहुत लकी हूँ कि उनका सपोर्ट मिलने के बाद मेरा स्टाफ बढ़ा, लड़कियां बढ़ी, मेरे प्रोजेक्ट बढ़े। तो जो मैं अकेली काम कर रही थी तो मेरे पास स्टाफ होने लगा। फिर ऐसे हुआ कि पहले लड़कियों को बुलाना पड़ता था, लेकिन अभी 8 साल के बाद लड़कियां आ रही है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है पढ़ाई करने के लिए। तो रिलायंस का जितना सपोर्ट था उसमें मैंने 75 लड़कियों को एवरीडे हम लोग मैथ्स और लैंग्वेज सिखाते हैं, लाइफ स्किल ट्रेनिंग होती है। फिर उनको जो गर्ल्स बुक बैंक है उसमें भी हम लोग बढ़ोतरी होने लगी। मतलब पहले 50 लड़कियों को मैं बुक्स देती थी, फिर 450 लड़कियों को वीकली एक बार हम लोग बुक्स देने लगे। फिर उसके बाद लड़कियों को हाइजीन एंड न्यूट्रिशन के बारे में भी मैंने सोचने शुरू किया, क्योंकि एक बार लड़की दोपहर में 2 बजे खाना खाया तो डायरेक्टली वो रात को 10 या 9 बजे ही खाना खाती है, क्योंकि उसकी माँ काम से आने के बाद ही उसको खाना मिलता है। तो फिर एक इवनिंग स्नैक्स मैंने रखा। लोगों को मैंने बोला कि इन बच्चों को आप अगर कच्चा अनाज भी दे तो ये लड़कियों को एक न्यूट्रिशन बढ़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये ऐसी सिचुएशन है कि लड़कियों की एज अभी 10 और 11 है, तभी उनको पीरियड्स आ रहा है। और पीरियड्स में आने के बाद बहुत कमजोर होते हैं, और अगर पहले से हम लोग कमजोर हैं तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर मैंने 3 साल पहले ही न्यूट्रिशन देना शुरू किया। एवरी डे 80 लोगों का खाना बनता था, मंडे टू सैटरडे। और ये बच्चियां प्रेयर होने के बाद पहले स्नैक्स करती थी, जिसमें हम लोग दाल खिचड़ी देते थे, वेज पुलाव देते थे, बहुत सारे आइटम देते थे। फिर उनकी 1.5 घंटा पढ़ाई, ऐसे हम लोग सब कर रहे थे। फिर लड़कियों का गर्ल्स स्पोर्ट्स स्कूल चालू किया। फिर ये सब देखने के बाद फिर उनकी मम्मियाँ मेरे पास आई। फिर उन्होंने बोला कि मुझे ताई बोलते हैं, एक्चुअली दीदी बोलते हैं मुझे। तो उन्होंने बोला कि ताई हम लोग को भी पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों ने भी स्कूल देखा है, लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि हमारी जल्दी शादी हो गई। तो मैंने बोला कि चलो अभी मदर स्कूल के लिए मेरे मेरे पास सपोर्ट नहीं था, लेकिन ठीक है, सपोर्ट नहीं है तो मैं उनकी इच्छा नहीं मैं कुछ दबा सकती हूँ। तो मैं, और ये औरत लोग इतने इतने घूंघट में रहते हैं, अपने देवर आने के बाद इनका घूंघट इतना रहता है। तो ये बहुत अच्छा लगा मन को कि जो पति लोग, अगर औरत सामने है, वो खाना देने के लिए रहनी चाहिए जब तक मेरा खाना नहीं होता है, वो सोच बदली। क्योंकि मेरा मदर स्कूल का टाइम और कुछ आदमियों का खाने का टाइम एक होता था। तो बहुत अच्छा लगा कि उनके पति लोग भेज रहे कि हमारी औरत पढ़े। तो ये मदर स्कूल भी मैंने स्टार्ट किया 25 जन का, और इनको एक गणवेश दे दिया। और फिर उनको भी बेसिक जो उनको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, लैंग्वेज में, मैथ्स में, फिर उनके थोड़े से हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के भी वर्कशॉप ले लिए। और फिर उसके बाद उनका रेसिपी कंपटीशन, जैसे महिलाओं के पास बहुत टैलेंट है खाना बनाने का, लेकिन कभी कभी उनकी तारीफ नहीं होती है। कभी कभी घर के लोग बोलते नहीं, अरे बहुत अच्छा बनाया आपने, ऐसा होता नहीं है। तो उनको कभी इंकरेजमेंट नहीं मिलता है कि सच्ची में मैंने कुछ खाना अच्छा बनाया कि नहीं, क्योंकि औरत लोग खाना बनाते हैं और बच्चों को संभालते हैं, दूसरे अलावा तो कुछ करते नहीं है। तो एक रेसिपी कंपटीशन मैंने स्टार्ट किया था 3 साल पहले। तो इसमें हम लोग टॉपिक देते थे, जैसे मूंग एक प्रोटीन है, मूंग दाल। तो मूंग दाल से आप क्या क्या बना सकते हैं, आप सोचो, और सोचने के बाद वो डिश बना के यहाँ पे लेके आओ। मूंग दाल से हलवा बनता है, डोसा बनता है, चीला बनता है, पराठा बनता है, ये सब कुछ। फिर ऐसे उनकी सोच बढ़ने लगी और वो भी यूट्यूब में फाइंड आउट करने लगे, उनको भी ऑनलाइन आने लगा। फिर और फिर हम लोग उनको
जिसने बेस्ट रेसिपी बनाए उन लोग को हम लोग बहुत बड़ा प्राइज देते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग गेट टुगेदर भी करने लगे। लड़कियों को, जैसे मुझे पता नहीं था कि चौल के बाहर कितनी बड़ी दुनिया है जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो लड़कियां भी सखी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ के ताज होटल में जाके आए हैं, JW मैरिट जाके आए हैं, फिल्म सिटी में उनका वर्कशॉप हुआ है। मदर्स को तो मैकडॉनल्ड्स और आर मॉल भी पता नहीं है, मतलब मॉल जो रहते हैं वो देखे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि दीदी आपकी वजह से हम लोग को इतना सीखने को मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, हमारी इच्छा पूरी हो रही है जो हमारे कभी पति ने की नहीं। और लड़कियां बोल रहे हैं कि दीदी आपकी वजह से हम लोग को इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते कि लाइफ में हम लोग इतना कुछ देख पाते हैं और सीख सकते हैं। तो ये सब बिफोर कोविड के पहले था, मतलब 12 साल सखी 500 लड़कियों के साथ काम कर रही है। और इसमें जैसे आपने सवाल पूछा कि आप आप जॉब कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, सैलरी लेके घर पे बैठ सकते थे, ये सब कुछ मैं कर सकती थी, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं करना था क्योंकि मेरा जो क्या बोलते हैं, एजुकेशन में जितना नुकसान हुआ है वो मुझे लड़कियों का नहीं करवाना था। क्योंकि गर्ल्स को, गर्ल्स का एक अलग थिंकिंग है कि लड़कियां एक बार शादी होने के बाद वो दूसरे घर की लड़कियां हैं, तो इनको कितना पढ़ाए तो फायदा नहीं है, ऐसी बहुत सारी थिंकिंग थी। लेकिन अभी मेरे कम्युनिटी में नहीं है, मुझे वो चेंज करनी थी कि लड़कियां अगर डिपेंड रहे तो आगे उनकी लाइफ वो कैसे सेटल कर सकते हैं। फिर बाद में ज्यादा करके केसेस भी सुसाइड हो जाता है, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर डिवोर्स हो जाता है। रिसेंटली जब मैं 12th में थी तो मेरी फ्रेंड का भी ऐसे ही हुआ था, मतलब अर्ली एज में शादी की, लव मैरिज किया, 1 साल में उसका पति गुजर गया और बहुत कम एज में वो विधवा हो गई। 2 साल के बाद फिर से 3 बच्चों के आदमी के साथ उसकी शादी हो गई। तो ये लाइफ नहीं है लड़कियों का। एक लड़कियां अच्छी तरह से पढ़ाई करे, फ्यूचर प्लान करे और फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अच्छी सैलरी ले, फिर अपने जीवन साथी को चुने वो, ताकि वो भी एक कंधे से कंधे मिला के वो चल सके। ये मेरा मानना है। तो इसके लिए मुझे पहले से ही ठाना था कि मुझे पता है कि इसमें मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन पैसे से भी ज्यादा खुशी है अगर मैंने एक लाइफ को चेंज किया है, एक लड़की को मतलब उसका पूरा जो फ्यूचर है वो मैंने चेंज किया है। और दूसरी एक बात है कि मैंने कम्युनिटी की थिंकिंग को चेंज किया है। और जो मेरी लड़कियां 2008, मतलब मैं 2008 में जो 5 लड़कियां से स्टार्ट किया था, वो लड़कियां आज मैकेनिकल इंजीनियर हैं, अच्छे सैलरी ले रही हैं, मास मीडिया कंप्लीट किया है, इंजीनियर हुए हैं, BSc स्टूडेंट होके मेरे यहाँ पे भी जॉब किया है। सब लड़कियां अभी, मतलब ये 12-13 सालों में मेरी बहुत बड़ी खुशी ये है कि नो वन ड्रॉप आउट एंड नो वन फेल। ये बहुत बड़ी बात है जो मुझे बहुत खुशी देती है, सैलरी से भी ज्यादा खुशी देती है कि मैंने एक विजन लिया था, एक आइडियाज ली थी कि मुझे ये शुरू करना है और कुछ तो बदलाव लाना है। पता नहीं था इतना बदलाव होगा, इतना है कि मैंने खुद पे भरोसा रखा, क्योंकि बहुत चैलेंजेस आए हैं, आ रहे हैं, लेकिन मैं कभी रुकी नहीं। और सखी फॉर गर्ल्स एजुकेशन कभी बंद नहीं हुआ, न कोविड के पहले न कोविड के बाद, कभी फाइनेंशियल मुझे नहीं मिला, या मिला तो भी बंद नहीं हुआ है, सब कुछ चालू है। क्योंकि वो एक बदलाव मेरे में, मतलब मैं खुद बदल गई पूरा कि मैं कर सकती हूँ तो सब लोग कर सकते हैं। और मैं एक जीता जाता जागता एग्जाम्पल हूँ लड़कियों के लिए, क्योंकि कैसे स्लम एरिया में कॉन्फिडेंस देना,
बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस हम लोग का बहुत जल्दी लो हो जाता है, और कॉन्फिडेंस नहीं मिला तो जो लाइफ में है वो ही हम लोग जीते हैं। आज यहाँ पे 2 बर्तन घस लिए, सैलरी ले लिया, 2 टाइम का खाना खा लिया, ये लाइफ समझते हैं, लेकिन ये लाइफ नहीं है। तो लड़कियों ने खुद देखा है, मतलब ये जो इम्पैक्ट मैंने आपको बताया, ये क्यों हुआ, क्योंकि वो मुझे देखते हैं कि आरती दीदी तो हमारे इस्लाम एरिया में उनका जन्म हुआ है, वो वहां पे ही रहती है। आरती ताई को, मतलब आरती ताई इंटरनेशनल लेवल तक गई है, इतनी पढ़ाई करके। हर एक मैंने मतलब बहुत सारे फॉरेन टूर हुए हैं मेरे, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं मुझे। जो मुझे कभी भी अवार्ड मिला तो हम लोग, मैं शेयरिंग करती हूँ लड़कियों के साथ, कम्युनिटी के साथ, कि उनको पता चले कि आई कैन डू इट, सो यू कैन डू इट ऑल्सो, राइट। सो मुझे कर्मवीर चक्र अवार्ड मिला, मुझे एलिजाबेथ जो है अपनी क्वीन, उनसे अवार्ड मिला। फिर लास्ट ईयर मुझे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पूरे एशिया से 3 जन को सिलेक्ट किया था, तभी मुझे अवार्ड मिला। लास्ट ईयर मुझे यूएस एम्बेसी से पूरे कंट्री से मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए और सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूएस एम्बेसी की तरफ से, मैं 1 महीना यूएस में थी लास्ट ईयर जब कोविड स्टार्ट हुआ। तो लड़कियों को ये लगने लगा कि अरे दीदी इतना कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, इसलिए लड़कियां पढ़ रही है। और ऐसा है कि मेरी एक साइकिल बन गई है अभी। जैसे अभी कोविड स्टार्ट हुआ तो हम लोग पहले मिलते थे, खाते थे, पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि कोविड बढ़ जाने की वजह से कोई फेस टू फेस नहीं मिल रहा है ज्यादा करके, मतलब बैठ नहीं सकते हम लोग अभी। तो मैंने जब कोविड स्टार्ट हुआ तब 2 साल से मुझे भी कुछ फंड नहीं मिला है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोविड हो या ना हो, सखी कभी बंद नहीं हुई और ना ही बंद होगी। तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए कोविड में, स्टार्ट किए। जैसे अभी फेस टू फेस नहीं मिल सकते, तो फिर मैंने सोचा कि जितने मेरे इंडिविजुअल लोग हैं, जो छोटा सा भी एक डोनेशन दे दे तो लड़कियां पढ़ सकती है। तो फिर मैंने टैब इकट्ठा करना शुरू किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अभी कोविड से बहुत जन डरे हुए हैं, क्योंकि अलग अलग लोग बात कर रहे थे कि छूने से ये हो रहा है, फिर बात करने से कोविड हो रहा है, तो लोग मिल नहीं रहे थे, घर पे ही रह रहे थे। घर पे रहने के बाद एजुकेशन पूरा रुक गया। लड़कियां मतलब एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी, दूसरा कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, घर पे बैठ रहे थे, तो इस कारण डर बढ़ रहा था, एजुकेशन नहीं बढ़ रहा था। तो मुझे एजुकेशन को बढ़ाना है, तो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया, स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का एक्टिविटी शुरू किया, जिसमें हम लोग मोटिवेशनल स्टोरी जो रहती है वो ऑडियो के जरिए, ऑडियो करके हम लोग व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों को भेजने लगे, मतलब मेरे एरिया के 75। फिर वो लड़कियां फिर वो वॉइस सुनने लगी कि हाँ, ये होने से जैसे हम लोग को एक सीख मिलती है ना, कि ये स्टोरी सुनने से ये सीख मिलती है, तो थोड़ा सा हमारा मन तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, मतलब अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के बाद। तो ऐसा हुआ कि फिर ये स्टोरी का मैंने स्टार्टिंग किया, वो चलता रहा चलता रहा। 1 साल हो गया स्टोरी टेलिंग को। अभी मेरी स्टोरी रिकॉर्डिंग की वो सब अभी 5,500 बच्चों को जा रही है एवरी डे 5,500 बच्चे व्हाट्सएप के जरिए वो स्टोरी सुन रहे हैं। दूसरा है चेंजेस की, स्टोरी सुनने के बाद अभी वो स्टोरी पढ़ रहे हैं और वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वो भेज रहे हैं। मतलब इससे क्या हो रहा है, बच्चे एजुकेशन में जुड़े हैं। मतलब पहले हम लोग क्या करते थे, बुक्स पढ़ते थे और बोरिंग लगता था, लेकिन अभी कैसे हो रहा है कि मेरा वॉइस अच्छा होना चाहिए, मुझे ये स्टोरी अगर नहीं आ रही है पढ़ने के लिए तो मैं जो लीडर है उनसे मैं पढ़वा दूं। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि मैंने मेरे एरिया में 5 लीडर
लड़कियां जो 10th 11th 12th हुई है, जिनको अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो उनको हम लोग स्टोरी देते हैं। वो स्टोरी पढ़ते हैं, अपने वॉइस से रिकॉर्ड करते हैं, जिससे उनका वोकेबलरी और वॉइस अच्छा हो, और फिर उनकी रिकॉर्डिंग स्टोरी वो उनके साथ में 2 लड़कियां दी है, मतलब एक लीडर के साथ में 2 लड़कियां। तो वो लड़कियां वो सुनती है, सुनने के बाद लिखती है, लिखने के बाद पढ़ती है, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करती है, और उसमें प्रैक्टिस के बाद उसके वर्ड्स क्लियर होते हैं, उसके सेंटेंस क्लियर होते हैं, उसके मीनिंग क्लियर हो जाते हैं, और एक रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग जो हमारे पार्ट्स है, वो सब कुछ हो रहे हैं, और इससे बहुत लड़कियों को मजा आ रहा है। और साथ साथ टैब, जैसे मैंने बोला कि मैंने टैब इकट्ठा किए, ये 1 साल में मैंने 55 टैब इकट्ठा किए हैं, जिसमें अभी 40 टैब में मेरी 60 लड़कियां यहाँ पे पढ़ रही है, और उस्मानाबाद में हम लोगों ने लास्ट ईयर 5 गाँव में स्कूल चालू किया था, तो वहाँ पे 15 टैब में 60 लड़कियां पढ़ रही है, और वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मेरा अभी पूरा फोकस जो है वो गर्ल्स ऑडियो स्कूल में है, क्योंकि अभी हम लोग कोविड की वजह से इकट्ठा नहीं आ सकते, और कोविड की वजह से एजुकेशन नहीं रुकना चाहिए। और जैसे स्कूल में आप देख रहे हैं कि स्कूल में ऑनलाइन सेशन हो रहा है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक टीचर और इतने बच्चे ऑनलाइन में, कितना क्राउड और कितना नॉइजिंग होता होगा वो सब कुछ। तो मेरा जो फोकस है बेसिक एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन देना लड़कियों को, और ये मैंने देना पहले से स्टार्ट रखा है। और ये ऑडियो स्कूल की वजह से उनकी फैमिली भी सुन रही है स्टोरीज, और उनके ब्रदर्स भी सुन रहे हैं, और वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मतलब ये पूरे फैमिली में इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। और दूसरा ये है कि एक रिसेंटली इम्पैक्ट केस है जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, कि गांव में एक लड़का है जो स्टार्टिंग से ही मतलब इतना बात नहीं करता था खुल के, शांत रहता था। उसके पिताजी अच्छे मतलब एजुकेटेड है, तो फिर उनको और उनकी पत्नी को भी ये लगने लगा कि मेरा बच्चा इतना बात नहीं कर रहा है, थोड़ा ही बात कर रहा है, तो वो डर रहे थे। तो ये स्टोरी रिकॉर्डिंग का जब उसने सुना, और जब उसके पिताजी और मम्मी उससे प्रैक्टिस करवाने लगे, तो वो पढ़ने लगा। फिर एक हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे सिंगर लोग सिंगिंग करते हैं, तो कितना पैशन के साथ गाते हैं, तो वैसे वो बच्चा करने लगा। जो बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा था ना, अभी इतना बोल रहा है ना। उसके मम्मी पापा ने जो हमारे रिकॉर्डिंग मतलब उस्मानाबाद में जो पांडुरंग करके है सर, जो वो गांव को संभालते हैं, उनको और मुझे इतना थैंक्स बोला कि आज आपकी वजह से मेरे बच्चे की आवाज हम लोग सुन रहे हैं। तो ये बहुत दिल को बहुत अच्छा लगा कि बाप रे, हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है और कितना इम्पैक्ट हो रहा है। तो ब्रिलियंट। मैं बहुत बोल रही हूँ। नहीं नहीं, सही बोल रही है, और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आपने कितना कुछ किया है। आगे क्या, आगे का क्या प्लान है सखी का? और अगर लोगों को सखी से जुड़ना है तो उनको क्या करना चाहिए? अगर उनको डोनेट करना है तो कैसे करना चाहिए? अगर इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाले तो। एक्चुअली अभी मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि अभी कोविड है, मुझे पता नहीं, हम लोग को पता नहीं कोविड कब जाने वाला है। तो ये जो मेरा अभी मेरा सपना है स्टार्ट, पहला कि मुझे स्टूडियो चालू करना है लड़कियों के लिए, और जो मैंने थोड़ा स्टार्ट भी किया है अभी उसका काम। तो ये है कि मुझे ये गर्ल्स स्टूडियो स्कूल हर एक कम्युनिटी में लेके जाना है, और ये जो जहाँ तक मतलब मुलुंड में और उस्मानाबाद में सीमित है, तो वहां से मुझे आगे लेके ये स्प्रेड करना है। और दूसरा को, जैसे टैब से हम लोग बोल रहे हैं कि टैब से बहुत बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा है कि लड़कियां 3:30 बजे टैब लेके जाती है,
और उसमें इंग्लिश मैथ्स पढ़ते हैं वो लोग, और फिर 3 घंटे के बाद वो टैब लेके आते हैं, मतलब यहाँ पे लेके आते हैं। और तो फिर मेरा यही सपना है आगे की एजुकेशन ऐसा ही चलता रहे। इसमें मुझे अभी मेरे रिसेंटली मेरे पास अभी 40 टैब यहाँ पे है, तो मुझे मेरे एरिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो मुझे तकरीबन अभी एक 60 टैब मेरे लड़कियों के लिए चाहिए। मतलब 60 टैब में से 150 लड़कियां से सीख सकती हैं, क्योंकि एक टैब में अगर 5 लड़कियां सीख रही हैं, मतलब एक टैब में पहले है कि वो लड़की इंग्लिश मैथ सीख रही है, उसके बाद ड्राइंग आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रही है, और वो एक टैब से वो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तो ऐसे मैं बहुत सारे लड़कियों के पास पहुंच सकती हूँ। सो आई नीड टैब ऑल्सो। और जैसे मैंने गांव में बोला कि गांव में 15 टैब है और 60 लड़कियां पढ़ रही है, तो मुझे वहां पे मतलब तकरीबन एक 40 टैब देना है, जिससे वहां पे और 100 लड़कियां पढ़े। मतलब वहां पे 100 हो गए, यहाँ पे 150 हो गए रिकॉर्डिंग के। मतलब हम लोग तकरीबन ये टैब की, मतलब आपने एक कितने बोलते 100 भी टैब हो गए मेरे पास, तो 250 से 300 बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। ये मेरा फ्यूचर प्लान है। और दूसरा है कि जैसे मैंने कोविड में जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, सब बंद हुआ था लास्ट ईयर, तब मैंने डोनेशन ले लेके बच्चों को मैंने राशन सैनिटरी पैड्स बांटे हैं। तो वो भी मैंने ख्याल रखा था। तो मैंने अभी लास्ट ईयर से अभी तक पूरे कम्युनिटी में मतलब तकरीबन 4000 महिला और लड़कियों को राशन और सैनिटरी पैड दिया है। तो अब वो भी डोनेट कर सकते हैं, आप टैब भी डोनेट कर सकते हैं। और स्टूडियो के लिए मुझे जगह मिली है, लेकिन स्टूडियो का खर्चा बहुत है करने के लिए, तो उसके लिए भी मैं फंड इकट्ठा देख रही हूँ सोचने का। तो आपको अगर हेल्प करना है तो आप एक टैब दे सकते हैं। एक टैब तकरीबन 8000 तक मिलता है। 8000 से अगर 5 बच्चे पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा है कि आप मतलब इंडिविजुअली आप कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं बच्चों को, उनको मैथ सिखा सकते हैं, उनको साइंस सिखा सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग एंड सेल्फ डिफेंस जो भी है हम लोग ऑनलाइन में सीख रहे हैं अभी जो भी है। और कुछ स्किल डेवलपमेंट आपको उनको देना है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन टैब होगा तो, क्योंकि टैब बहुत कम है और आइडियाज बहुत ज्यादा है, और लड़कियां बहुत ज्यादा है लेकिन टैब बहुत कम है। तो मेरा यही आई नीड अ टैब ऑल्सो। तो ये मेरा मतलब अभी तक का नीड है। और Sure. फ्यूचर प्लान में तो मुझे बहुत ग्रो करना है सखी को। सखी या या वही ताकि बहुत ग्रो हो, ये हम चाहते हैं, और बहुत सारे लोग आपसे आगे जुड़े। आपकी इंफॉर्मेशन हम हमारे वेबसाइट के थ्रू और लोगों तक शेयर करेंगे। तो आपका आखिरी मैसेज क्या होगा हमारे व्यूवर्स के लिए? आखिरी मैसेज मोटिवेशनल मैसेज में देना चाहती हूँ कि अगर हम लोगों ने सोचा तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि निगेटिव थॉट्स कभी माइंड में नहीं होना चाहिए, और जिसको जरूरत है वहां पे हम पहुंच सकते हैं अगर हमारे पास चाह हो, हमारे पास पैशन हो। तो मेरा यही मैसेज है कि प्लीज सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन। प्लीज आगे आइए, जहाँ पे जरूरत है वहां पे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोग घर पे ही बैठे हैं, और इतना एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है कि हम लोग एजुकेशन स्प्रेड करें, हेल्थ स्प्रेड करे। जैसे मैंने 1 साल मुझे भी मेरे मम्मी पापा बोले कि कोरोना हुआ है, तू राशन क्यों बांट रही है, तुझे कुछ होगा तो मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे कोरोना होगा। मैंने ये सोचा कि मेरे लड़कियों को, मेरे कम्युनिटी को राशन नहीं है। लड़कियां 10 उम्र में पीरियड्स आ रहे हैं, उनके पास सैनिटरी पैड्स नहीं है। लड़कियां घर पे बैठ के डर रही है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। तो मैं रुकी नहीं, मैंने वो डर को निकाला। हाँ कोरोना है तो हम लोग सेफ्टी रख सकते हैं,
जो हम लोगों को बोला है, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो, हैंड वॉश करो, नहाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा अच्छा खाना खाओ, तो यही मैंने किया है। मुझे कोविड नहीं हुआ 1 सालों में। देखो, जब से मैं फेब में जब मैं यूएस से आई, मार्च में ही लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन होने के बाद यहाँ पे सब ऑटो रिक्शा ड्राइवर ही है और डोमेस्टिक वर्कर है। उनका ऐसा था कि उनके पास चावल दाल भी नहीं थे, तो फिर वो क्या करते थे, ऐसे ही बैठते थे, भूखे बैठते थे, किधर किधर से कुछ ना कुछ तो होता था। ऐसे नहीं, जो भी नेता लोग हैं उन्होंने एक बार दिया था यहाँ पे, लेकिन इतने महीने क्या करेंगे वो। और मेन मेन प्रॉब्लम पीरियड्स, पीरियड्स में बच्चों के पास ऐसे नहीं कि स्लम एरिया में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े रहते हैं लड़कियों को यूज करने के लिए, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। कम्युनिटी में कॉमन टॉयलेट है, ये सब सोचना जरूरी था। तब मैंने ये नहीं सोचा कि आरती अभी बस हो गया, तू यूएस से आ गई, बहुत 1 महीना तूने बहुत तू काम करके आई है, अभी तू आराम कर ले, कोविड में मस्त घर पे बैठ जा और आराम आराम करके मस्त लाइफ जी लो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा, मुझे लगा कि यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे मुझे जाना चाहिए। मैं गई, इसलिए अभी तक 4000 महिला प्लस लड़कियों को खाना और सैनिटरी पैड एंड एजुकेशन मिला है। मैं ऐसे ही लॉकडाउन में क्वारंटाइन घर में बैठी थी, तो बहुत ऐसे मोटी होती थी और माइंड में जितना आइडियाज था वो ऐसे धरा का धरा रहता था, और मेरा कॉन्फिडेंस उधर ही बैठता था घर पे। तो मैंने नहीं सोचा, और मेरे मम्मी पापा बहुत मुझे मानते हैं, मुझे बोलते हैं कि तू मेरी बेटी नहीं बेटा है, क्योंकि और कम्युनिटी के लोग वो तो बहुत ही प्यार करते हैं मुझे, कि मुझे बोलते हैं दीदी, एक लीडर, मतलब जो पॉलिटिशियन ने जितना नहीं किया है उतने उतना आपने हमारे लिए किया है। तो वो कभी भी, मैं जब जाती हूँ सेंटर में, तब मुझे, मैं कभी आऊँ वो राह देखते हैं, और कभी उनकी मन की बातें वो बोले, वो ये सब कुछ होता है। तो मेरा मानना यही है कि कोरोना है, प्रोटेक्शन ले लो, सेफ रहो, लेकिन जिसको जरूरत है मतलब सपोर्ट की, तो प्लीज सपोर्ट करो, घर बैठे करो। या फिर आपको लग रहा है कि नहीं हम लोग सेफ्टी करके हम लोग कर सकते हैं, तो आप करो, लेकिन प्लीज सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन ऑल्सो एंड अनदर पीपल ऑल्सो, जो जिनको बहुत जरूरत है। तो Brilliant, यही है कि brilliant. करना नहीं चाहिए, हार मानना नहीं चाहिए, Perfect. वी कैन डू। करेक्ट, आई एग्री विद यू आरती। एंड मैं चाहता हूँ कि सखी और ज्यादा ग्रो करे और लोगों तक आपकी मदद पहुंचे। तो हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। आप आई ह्यूमंस विद पर्पस में, आप हमारी सेकंड ह्यूमन विद पर्पस है एंड हम वो सेलिब्रेट करना चाहेंगे। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। कीप meeting such people like Aarti on a regular shows that will be coming up in the future, and do connect with us by subscribing to our channel, Humans with a Purpose. Thank you so much for joining in. Thank you, Aarti. Thank you very much. Thank you Thank you so for much, being here, sir. sir. Take Thank you. care. Take care. Bye.